जैसे ही चुनाव का मौसम आता है, वादों की एक बाढ़ सी आ जाती है। कहीं मुफ्त बिजली तो कहीं पानी, कहीं लैपटॉप और भी ना जाने क्या क्या। इसी को आजकल फ्रीबीज या रेवड़ी कल्चर भी कहा जा रहा है। पर इन वादों के पीछे ना एक बहुत बड़ी और बहुत गंभीर भैंस छिड़ी हुई है। क्या ये सच में जनता का कल्याण है या फिर देश की अर्थव्यवस्था की बर्बादी? तो असल सवाल यही है, ये जो चुनावी तोहफे हैं, क्या ये लोगों की जिंदगी आसान बनाने वाली एक जरूरी मदद है, या फिर ये एक सुनहरा जाल है, एक गोल्डन हैंडकफ जो हमारे राज्यों को धीरे धीरे दिवालियापन की तरफ धकेल रहा है? ठीक है, तो चलिए इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। आज हम इस पूरी बहस को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले, फ्रीबीज का वादा क्या है? फिर ये कल्याण है या एक आर्थिक बोझ? इसके बाद कुछ चौंकाने वाले आंकड़े देखेंगे। फिर जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है, और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि सही और गलत के बीच की वो लकीर आखिर खींची कहाँ जाए। चलिए, शुरुआत उस तर्क से करते हैं जो कहता है कि अरे, ये फ्रीबीज नहीं है, ये तो बहुत जरूरी कल्याणकारी उपाय हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि फ्रीबीज का मतलब क्या है। खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 2022 के बुलेटिन में इसे समझाया। इसके मुताबिक ये एक जन कल्याण का उपाय है जो मुफ्त में दिया जाता है। मिसाल के तौर पर मुफ्त बिजली, पानी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर किसानों की कर्ज माफी। तो ये एक आधिकारिक परिभाषा है जो हमें इस बहस को समझने का एक बेस देती है। अब देखिए, इन योजनाओं के पक्ष में जो तर्क हैं वो भी काफी मजबूत हैं। आईएमएफ तक ने भारत की योजनाओं की तारीफ की, जिनकी वजह से महामारी के सबसे बुरे दौर में भी देश में अत्यधिक गरीबी सिर्फ 0.8% पर बनी रही। जरा सोचिए, एक परिवार के लिए मुफ्त बस यात्रा का क्या मतलब है? इससे वो अपनी महीने की कमाई का 8% तक बचा सकता है। और इसका सामाजिक असर, बिहार की साइकिल योजना को ही देख लीजिए। इसकी वजह से लड़कियों का स्कूल में एडमिशन 30% से ज्यादा बढ़ गया। तो ये योजनाएं सिर्फ वोट ही नहीं बढ़ाती, बल्कि अर्थव्यवस्था में डिमांड भी पैदा करती हैं, क्योंकि कम आय वाले लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए थोड़ा ज्यादा पैसा आता है। लेकिन जैसा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इस कहानी का भी एक दूसरा और बहुत गंभीर पहलू है। क्या ये योजनाएं वाकई में कल्याणकारी हैं, या फिर एक ऐसा आर्थिक बोझ जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है? केंद्र सरकार की ये चेतावनी इस डर को बिल्कुल साफ साफ बयान करती है। उनका कहना है कि देखिए, ऐसी गैर जिम्मेदार वित्तीय नीतियां और लोक लुभावनवाद हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपको राजनीतिक फायदा दे दें, लेकिन लंबे समय में समाज और अर्थव्यवस्था दोनों को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इसकी छिपी हुई कीमत क्या है? देखिए, सबसे बड़ी चिंता तो यही है कि जो पैसा फ्रीबीज पर खर्च हो रहा है, वो पैसा सड़क, स्कूल और अस्पताल जैसी जरूरी चीजों पर खर्च हो सकता था। दूसरा, इससे लोगों में काम करने और बचत करने की आदत कम हो सकती है, जिससे एक निर्भरता का कल्चर बनता है। खासकर कर्जमाफी जैसी योजनाओं से तो समय पर कर्ज चुकाने की पूरी आदत ही बिगड़ जाती है। और शायद सबसे खतरनाक, इससे राजनीति का फोकस ही बदल जाता है। ध्यान परफॉर्मेंस और सुधार से हटकर सिर्फ लोक लुभावन वादों पर चला जाता है। चलिए, अब उन आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं जो इस बहस की असलियत को सामने रखते हैं। ये नंबर्स बताते हैं कि यह समस्या कितनी बड़ी हो चुकी है। 8.96 लाख करोड़ रुपए। ये वो चौंकाने वाली रकम है जो हर साल सब्सिडी और ऐसी कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च होती है। मतलब ये आंकड़ा ही अपने आप में इस मुद्दे के विशाल पैमाने को समझने के लिए काफी है। और इस रकम को ना जरा एक और नजरिए से देखते हैं। ये जो पैसा है, ये हमारे देश में वैज्ञानिक रिसर्च और डेवलपमेंट पर होने वाले कुल राष्ट्रीय निवेश से पता है कितना ज्यादा है? लगभग 27 गुना। ये तुलना साफ दिखाती है कि एक बड़ा ट्रेड ऑफ हो रहा है। मतलब हम भविष्य के इनोवेशन पर जितना खर्च कर रहे हैं, उसे कहीं ज्यादा आज के उपभोग पर कर रहे हैं। और ये सिर्फ केंद्र की बात नहीं है, राज्यों के बजट पर तो इसका बहुत ही भारी असर पड़ रहा है। जरा पंजाब को देखिए। राज्य अपने टैक्स से जो भी कमाता है, उसका लगभग आधा हिस्सा 45.5% सिर्फ इन्हीं वादों को पूरा करने में चला जाता है। इसका सीधा मतलब क्या है? नए स्कूल, अच्छी सड़कें, बेहतर अस्पताल, इन सब के लिए पैसा कम बचता है। आंध्र प्रदेश में भी ये आंकड़ा 30% से ज्यादा है। तो ये नंबर्स दिखाते हैं कि राज्यों पर वित्तीय दबाव कितना ज्यादा है। अब जब आर्थिक और राजनीतिक बहस इतनी तेज हो गई, तो ये मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत में। और अब सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर एक कानूनी रेखा खींचने की कोशिश कर रहा है। देखिए, समय के साथ अदालत का रुख भी कैसे बदला है। 2013 में बालाजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि घोषणा पत्र के वादे भ्रष्ट आचरण नहीं है।
लेकिन 2022 आते आते अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस मुद्दे को गंभीर माना और एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने का सुझाव भी दिया। और हाल ही में फरवरी 2024 में तो चीफ जस्टिस ने फ्रीबी कल्चर की आलोचना करते हुए इसे वित्तीय आपदा का कारण तक बता दिया। और असल में ना पूरी लड़ाई इसी एक सवाल पर आकर अटक जाती है, आखिर फर्क कैसे करें? एक तरफ है कल्याणकारी योजनाएं या मेरिट गुड्स जैसे कि पब्लिक हेल्थ, अच्छी शिक्षा, ये चीज़ें देश की तरक्की में मदद करती हैं, उत्पादकता बढ़ाती हैं। और दूसरी तरफ हैं नॉन मेरिट गुड्स या फ्रीबीज जैसे मुफ्त बिजली या टीवी, जो सिर्फ निजी इस्तेमाल के लिए होते हैं। इसी महीन सी रेखा को खींचना ही सबसे बड़ी चुनौती है। और इस सब के बीच पता है इलेक्शन कमीशन क्या कहता है? उसका कहना है कि फ्रीबीज देना या ना देना एक नीतिगत फैसला है, और ये देखना वोटरों का काम है कि वो इन वादों की आर्थिक सच्चाई को समझें और अर्थव्यवस्था पर इसके असर का खुद आकलन करें। मतलब जिम्मेदारी वोटरों पर है। तो अब आगे क्या है? वोटर इस बारे में क्या सोचते हैं और इस उलझे हुए मुद्दे को सुलझाने के लिए आखिर क्या रास्ते सुझाए जा रहे हैं? चलिए देखते हैं। ये एक सर्वे का नतीजा बड़ा दिलचस्प है। ये दिखाता है कि जहां 41% वोटर मानते हैं कि फ्रीबीज एक बहुत अहम फैक्टर है, वहीं उनके लिए उम्मीदवार कौन है, पार्टी कौन सी है और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, ये बातें उससे भी ज्यादा मायने रखती हैं। इसका मतलब साफ है, फ्रीबीज असर तो डालते हैं, लेकिन वो चुनावी नतीजों को तय करने वाले अकेले फैक्टर नहीं है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? देखिए, एक्सपर्ट्स कुछ समाधान सुझा रहे हैं, जैसे फ्रीबीज की एक साफ सुथरी परिभाषा तय हो और एक नेशनल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए। हर चुनावी वादे के साथ ये बताना भी जरूरी हो कि उस पर कितना खर्च आएगा, और खर्च भी शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट जैसी चीजों पर ज्यादा हो। और सबसे जरूरी, वोटरों को इन वादों की लंबी अवधि की लागत के बारे में जागरूक किया जाए। और अंत में हम सबके सोचने के लिए एक बहुत बड़ा सवाल, एक लोकतंत्र में लोगों की जो तत्काल ज़रूरतें हैं और देश का जो लंबा वित्तीय भविष्य है, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाना चाहिए? यही वो सवाल है जिसके जवाब में शायद इस पूरी बहस का हल छिपा है।